हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रूथ अग्निहोत्री स्टडी एबली। पहले हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि 1834 में ज़ोल्बरेन नाम का एक कस्टम यूनियन बना दिया गया और ये होता क्या, हमने ये देखा था। ये एफर्ट किसका था? प्रूशिया का था। बाद में इसको कुछ जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया था और इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स देखे थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि नेपोलियन का रोल ख़त्म क्यों हुआ। इसके ऊपर इस पेज पे कुछ ज़्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं है, वैसे कोई है ही नहीं, लेकिन मैं एक नया वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर सेम नोट्स होंगे लेकिन इस पेज के ऊपर इलस्ट्रेशंस भी होंगे। तब तक के लिए मेन चीज़ को समझ लेते हैं। अभी हमें देखना है कि नेपोलियन का शासन 1799 से 1815 तक तो था, लेकिन 1815 में ऐसा क्या हुआ कि उसका शासन ख़त्म हो गया। देखते हैं, हम काफ़ी समराइज़ करके इस चीज़ को देखेंगे। वो जो वॉर था वो तो काफ़ी लंबा हुआ होगा जिसमें वो हार गया, लेकिन हम इसको खाली समराइज़ करके हम देख रहे हैं। जो नेपोलियन था वो अपना शासन एंजॉय कर रहा था, लेकिन 1815 में 4 देश आ गए। 4 आदमियों को हम लोग इमेजिन कर लेते क्योंकि 4 आदमियों ने अपनी एंट्री ली और उन्होंने उसके अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारे खिलाफ हम एक वॉर को लड़ने के लिए जा रहे हैं, अब तुम तैयार हो जाओ। वो देश थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। इस वॉर के अंदर यानी कि जो ये युद्ध हुआ था इसके अंदर नेपोलियन हार गया और तभी से और उसी दिन से उसका शासन ख़त्म हो गया। इसी वाले वॉर को, इसी वाले बैटल को बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। वाटरलू एक जगह का नाम है और ये वही जगह जहाँ पर ये वाला वॉर हुआ था। अब ये जो देश थे ये लोग कंजर्वेटिज़म नाम की एक आइडिया को लेके आ गए और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें थी। बेसिकली द टर्म कंजर्वेटिज़म मीन्स ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानना। मतलब कि जितने भी मॉडर्न चेंजेस आ गए थे, जो भी मॉडर्न चीज़ें सिविल कोड ले आया था या फिर कुछ भी लिबरल नेशनलिज्म वाली चीज़ें ले आया था, इन सबको इस आइडिया ने, ये इस छोटे से ये कंजर्वेटिज़म जैसे आइडिया ने रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर यानी कि वापस से ले आया। देखते हैं, जो मोनार्की सिस्टम था सबसे पहले तो इसी को रिस्टोर किया गया। मतलब कि पहले क्या था कि राजा का शासन था, फिर उसको हटवा दिया गया। अब खाली आम आदमी के हाथ में है, अब कोई भी राजा वाजा नहीं है, लेकिन अब इसी सिस्टम को वापस ले आया गया। सेकेंड पॉइंट कि जो पावर ऑफ चर्च थी, बेसिकली जो पोप की पावर थी या फिर जितनी भी क्लरिकल प्रिविलेजेस थे वो सब भी वापस आ गए। तीसरा, सोशल हायरार्कीज़ यानी कि सोशल डिविजन्स, उनको भी वापस ले आया गया। फ्यूडल सिस्टम हमने देखा था कि 3 एस्टेट थे, तो अभी एस्टेट वाली चीज़ को हटवा दिया गया कि अब सब लोग बिल्कुल कानून के आगे बराबर हो, सब लोग ये हो वो, लेकिन अब पुरानी चीज़ों को वापस ले आया गया। फिर वो चाहते थे कि पावर ऑटोक्रेटिक हो, यानी कि पावर खाली एक ही इंसान के हाथ में होनी चाहिए, जो कि होगा राजा वहाँ का, जो कि होगा वहाँ का मोनार्क। दैट द पावर मस्ट ओनली लाई इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। यानी कि अब आम आदमी के पास तो कोई भी पावर नहीं है। अब फिफ्थ है कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। इनडायरेक्टली इट इज़ जस्ट सेंसरशिप वैसे भी ले आया गया और अब कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा। सरकार जो भी कर रही है तुम्हें उससे सहमति होना पड़ेगा और तुम से सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब पॉइंट्स ले आए थे। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो पॉइंट्स लिबरल नेशनलिज्म के मेन पॉइंट्स थे और सिविल कोड ने जो चीज़ें ले आई थी उनमें से जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं, सिविल कोड की एक चीज़ रखी गई, सेंसरशिप। अब कोई भी इन 4 देशों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अब यही तुम पे शासन करेंगे। और थोड़ी और चीज़ें जो कि हटवा दी गई थी उन्हीं को वापस ले आया गया। बेसिकली लिबरल नेशनलिज्म ने जो चीज़ें हटवाई थी उन्हीं सबको कंजर्वेटिज्म वापस ले आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी ट्रीटी की बात आती है, ट्रीटी ऑफ वियना। ये 1815 के अंदर साइन हुई थी। ऑब्वियसली अगर तुम्हें इसका डेट नहीं याद हो रहा है कि 1815 में, तो अगर तुमको कुछ नहीं याद आ रहा है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर कोई देश अगर कोई भी शासक, इफ़ एनी रूलर, अगर कोई भी शासक किसी एक देश में आता है तो वो अपने आते ही तो वो कुछ ना कुछ वो करेगा ना। ऑब्वियसली अब वो अपने आने के 100 साल बाद तो नहीं करेगा। तो 1815 में नेपोलियन का शासन ख़त्म हुआ, मतलब कि कोई ना कोई नया आया होगा इंसान या फिर इंसान आए होंगे, कोई देश आए होंगे जिन्होंने अपना शासन किया। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले तो एक ट्रीटी थी वियना की, इसको उन्होंने साइन किया और ये चारों के चारों कंट्रीज़ ने इसको साइन किया और इसके ये सब पॉइंट्स थे। इसको याद करने के लिए ये तरीका कि पहले और दूसरे पॉइंट फ्रांस के बारे में है।
फ्रांस के बारे में पहला और दूसरा पॉइंट अभी के लिए भूल जाओ, ये ब्रिटेन को भूल जाओ। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट है ये प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया के बारे में है, और इसमें इन तीनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। टोटली देर आर 5 पॉइंट्स अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना। सो लेट्स सी देम। ये 4 देश हैं, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। पहला, जो बर्बन डायनासिटी थी, इट वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। देखो, बर्बन, हम यहाँ पे किसी भी ये बिस्किट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लुइस 16 और उसकी पूरी फैमिली की। फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इनको ओवरथ्रो कर दिया गया। दे ऑल वर फोर्स टू लीव द किंगडम। तो फ्रांस के अंदर जो बर्बन डायनासिटी थी, यानी कि लुइस 16 वगैरह के जो भी रिलेटिव्स वगैरह होंगे, जो भी था, उन सबको अब वापस ले आया गया। और इनको हटाया कब गया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। सेकेंड, थोड़े बहुत स्टेट्स सेटअप कर दिए गए फ्रांस की बाउंड्री पर, यानी कि फ्रांस की जो बॉर्डर होता है ना, उसके ऊपर थोड़े बहुत स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया, जिससे कि फ्रांस आगे चलकर एक्सपैंड ना हो। एक्सपैंड इन द सेंस आगे जाकर वो अपना एरिया ना बढ़ाए, कि अब फ्रांस में, अगर फ्रांस के आसपास का कोई देश लेते हैं, फ्रांस के आसपास मान लो कि जैसे जर्मनी है, तो अब कहीं फ्रांस ऐसा ना करे कि अब ये हमने जर्मनी पे भी हमने ये कब्ज़ा कर लिया और फ्रांस अब एक इतना सा बड़ा देश हो गया है। तो ताकि फ्रांस अपने को एक्सपैंड ना कर पाए, इसलिए उसकी जो बाउंड्री थी, इसलिए उसके जो बॉर्डर थे, उसके ऊपर स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया। फिर जो प्रूशिया है, उसको कुछ इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज़ मिल गए अपने वेस्ट में, यानी कि उसकी जो पश्चिम है, प्रूशिया एक देश है, प्रूशिया के पश्चिम में उसको कुछ नए एरियाज़ मिल गए। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिल गया। मेरे पास इसके लिए ना काफ़ी सुंदर सी इलस्ट्रेशंस हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर में ही मैं ये बना के एक नया वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिसके अंदर इस पेज पे इलस्ट्रेशंस भी होंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। जो ऑस्ट्रिया है उसको नॉर्थ इटली एक सैंडल के शेप का एक देश है, ध्यान से देखना वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर है तो, नहीं तो मैं तो अब इसकी इलस्ट्रेशंस दे ही दूँगी। सैंडल, एक लेडीज़ सैंडल हाई हील के शेप का एक देश है, इटली सॉरी। तो इटली के नॉर्दर्न हिस्से पर ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिल गया। और जो रशिया है उसको पूरा का पूरा एक देश ही मिल गया, उस देश का नाम था पोलैंड। ओके, अब ट्रीटी ऑफ वियना में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट है कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स नेपोलियन ने बनाया था, उसको छुआ भी नहीं गया। एक कॉन्फेडरेशन हम समझ सकते हैं कि एक ये ग्रुप, एक ऐसा एक 39 स्टेट्स का एक ये ग्रुप बनाया था नेपोलियन ने, और इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ख़त्म। अब ऑब्वियसली अगर कोई अचानक से आके आप पे शासन, कोई भी अगर इंसान आप पे करने लग जाए, तो आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट? क्योंकि अगर कोई आप पे लगातार थूकता जा रहा है अपने कानून और अपने रूल्स, तो लोग तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। सो द पीपल वर ऑब्वियसली नॉट सेटिस्फाइड। सो वेरी सून क्रांतिकारियों का एक ग्रुप बन गया। वेरी सून अ ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज इमर्ज्ड। अब इन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो रेवोल्यूशनरीज़ ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली। ओके, सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में हम आगे वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे, पर अभी हम इस पॉइंट को बस समझ लो कि सीक्रेट सोसाइटी बना ली गई, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम है सिवाय उसके मेंबर्स के। सेकंड, जो रेवोल्यूशनरीज़ था, इनका एम क्या था, यानी कि इनका मकसद क्या था, इनका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो ये लोग नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति के आइडिया को फैलाना चाहते थे। दूसरा, ये लोग राजा और महाराजा के शासन के ख़िलाफ़ थे। ये लोग चाहते थे कि लोगों के हाथ में भी पावर हो, या फिर खाली लोगों के हाथ में पावर हो। तीसरा, इनको आज़ादी चाहिए थी, और ये लोग ऑटोक्रेसी के ख़िलाफ़ थे। ये लोग चाहते थे कि ऑटो को कोई अकेला इंसान ना चलाए। ऑटो को समझ लो देश, और ऑटोक्रेसी यानी कि उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है उसको समझ लो किंग। तो जो रेवोल्यूशनरीज़ थे वो चाहते थे कि अब राजा महाराजा का शासन हट जाए। फोर्थ, कि वो लोग एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। नेशन स्टेट यानी कि हमने देख लिया था एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्टेट या देश जहाँ के लोगों का एक कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो। तो इनको एक नेशन स्टेट चाहिए था। अब मैं बात करूँगी उसकी जिसकी मैं बात करी थी, इलस्ट्रेशन जो मैंने बनाया है।
एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्रांतिकारी था, उसका नाम है गुज़िपी मैज़िनी। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी था। ये जो था ये इटली का था। ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। सेकेंड, ये सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम कार्बोनारी था उसका ये मेंबर था, यानी कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी उसका नाम था कार्बोनारी और ये उसका मेंबर था। फिर ऑब्वियसली अगर कोई इंसान एक स्कूल में काम कर रहा है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा ना कि वो कोई स्कूल ही बना देगा छोटा मोटा। तो इतना एक आइडिया लगा लो बस याद रखने के लिए। तो ये कार्बोनारी का मेंबर था और आगे चलकर इसने भी 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बना दी। उनके नाम थे, पहला यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप। जो यंग इटली था वो मार्सिलीज़ में उसने बनाया और यंग यूरोप बर्ने में बनाया। ओके, और इसका मानना था कि इटली यूनिफाई हो जानी चाहिए। ही बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि ही वांटेड इटली टू बी अ सेपरेट नेशन हैविंग Italian language, Italian history and Italian culture and all those things। मतलब कि इसको एक नेशन स्टेट चाहिए था बेसिकली, जहाँ पर इटालियन चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहता था। सो इसके बारे में आते हैं 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी था एंड हिज नेम वॉज गुज़िपी मैज़िनी। अभी के लिए इतना ही, आगे की वीडियोज़ के अंदर हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। Thank you. Bye.